नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। ममता बनर्जी। ममता जी बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बंगाल का चुनाव इस बार का कठिन चुनाव उनके लिए है, क्योंकि बंगाल के जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो लगातार कह रही हैं कि ममता जी इस समय फंसी हुई हैं। ममता जी फंसी हुई हैं, बीजेपी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है और संभव है कि इस बार बीजेपी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी नंदीग्राम गई और नंदीग्राम अब वो नमस्तुस्ते नमस्तुस्ते बहुत सारे माता के मंत्र गा रही हैं। मंदिर मंदिर भी जा रही हैं, राहुल गांधी की तर्ज पर निकल पड़ी हैं, मंदिर मंदिर जा रही हैं। अपने आप को ब्राह्मण हिंदू, केवल हिंदू नहीं, ब्राह्मण हिंदू यानी कि नस्लवाद को फैला रही हैं, जातिवाद को फैला रही हैं। ब्राह्मण हिंदू कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी अब अपने आप को, जो उनका चेहरा था दिखाने वाला, जो वो अभी तक सेकुलर हिंदू दिखाई दे रही थी, वो अब सेकुलर दिखाई दे रही, तो वो हिंदू ही नहीं, वो अपने आप को ब्राह्मण बता रही हैं, यानी कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रही हैं। बिना ज्ञान के भी लोग सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, ये आज उनकी चाल है। इसीलिए वो कहती हैं कि एक ब्राह्मण हिंदू को, हिंदू और उसमें भी मैं ब्राह्मण, उसको क्या कोई बताएगा। खैर, जब वो टोपी लगा रही थीं, जब वो नमाज पढ़ रही थीं, जब वो रोज़े इफ्तार कर रही थीं, जब वो मंदिरों पर वैन लगा रही थीं, जब दुर्गा पूजा पर वैन लगा रही थी, दुर्गा पूजा यात्रा पर वैन लगा रही थीं, भगवान राम की झांकी पर वैन लगा रही थी, तब शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि 2021 का चुनाव उनके लिए कितना कठिन होने वाला है। 70% आबादी को इग्नोर करके कैसे वो करेंगी। हालांकि वो नित्य नए ड्रामे कर रही हैं और इस बार तो मोटा भाई के चक्कर में फंस गई हैं। मोटा भाई के चक्कर में, मोटा भाई अगर मैं कहूँ तो मोटा भाई माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को लोग देश में प्यार से कहते हैं। मोटा भाई का मतलब वो मोटे हैं इसलिए नहीं, मोटा भाई गुजरात में बड़े भाई को कहा जाता है। अतिशयोक्ति के रूप में लोग उनको मोटापे की वजह से भी मोटा भाई कह सकते हैं, कहते ही हैं। खैर, बंगाल में नंदीग्राम में पहले तो वो एक स्कूटी चलाती हैं, स्कूटी पर प्रधानमंत्री जी कमेंट करते हैं, फिर वो नंदीग्राम जाती हैं, नंदीग्राम में अपने समर्थकों से मिल रही होती हैं। उनका जो अभियान है, उस अभियान में जब वो समर्थकों से मिलने गईं तो एक एक्सीडेंट हो गया। मैंने कल उसका कवरेज भी आपको बताया था, एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ। लेकिन उस एक्सीडेंट में जो उन्होंने ड्रामा किया, उसकी वजह से वो मोटा भाई के चक्कर में फंस जाएंगी, अपनी ही बिसात पर खुद औंधे मुंह गिरेंगी और अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाएंगी। ऐसी उम्मीद उन्होंने नहीं की होगी, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, एक पार्टिकुलर लिमिट में सोचने वाले लोग उतना ऊंचा नहीं सोच सकते जितना वो जहां जहां वो फंस सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग आए, उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरी टांग टूट गई, ये वो। अब टांग उनकी टूटी तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, खूब सारी वीडियो वायरल हुई, खूब सारी फोटो वायरल हुई, कच्चा प्लास्टर चढ़ा हुआ है, जिस पर डॉक्टरों ने कमेंट किया कि जिस डॉक्टर ने भी ये कच्चा प्लास्टर चढ़ाया हुआ है, इससे तो इसका मतलब ये हो गया कि ममता बनर्जी जाने वाली हैं, क्योंकि प्लास्टर भी सही तरीके से नहीं चढ़ाया गया, किसी नौसिखिए डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया है, कच्चा प्लास्टर पट्टियां बांधकर किया गया है। एक्सरे रिपोर्ट आई तो फ्रैक्चर नहीं निकला, चोटें तो हैं लेकिन फ्रैक्चर नहीं निकला, तो ये भी गंभीर बात है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी के 4-5 लोग आए और ये वो, उससे 2 टेक्निकल पॉइंट फंस गए। उन 2 टेक्निकल पॉइंट्स में ममता बनर्जी बिल्कुल बुरी तरह फंस गई। वो टेक्निकल पॉइंट क्या थे? पहला तो चुनाव आयोग, क्योंकि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, इलेक्शन इस समय का सिस्टम चुनाव आयोग के पास है। इसलिए जब वो ये कहती हैं कि पुलिस मेरे पास नहीं थी, पुलिस का कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं था और मेरे ऊपर हमला हो गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं और चुनाव आयोग से वो कह रही हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। चुनाव आयोग ने डीजीपी को तलब कर लिया, चुनाव आयोग ने वहाँ के एसएसपी को तलब कर लिया और पूछा कि भाई क्या है। अब एसएसपी ने अपनी या पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगाना, अब ममता बनर्जी के पास रिपोर्ट लगाने के बजाय वो तो अब चूंकि पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा इस समय चुनाव आयोग के पास है, इसलिए रिपोर्ट तो चुनाव आयोग को ही लगाई जाएगी। चुनाव आयोग को रिपोर्ट लगाई, उन्होंने कहा कि पुलिस वहाँ पर थी और ये एक एक्सीडेंट था, किसी ने कोई हमला नहीं किया, सिक्योरिटी जो है वो चाक चौबंद थी। यानी कि उनका झूठ, उनकी ही पुलिस, जब तक वो पुलिस उनके हाथ में नहीं थी, जब तक वो पुलिस उनके हाथ में थी, तब तक तो वो क्या क्या नहीं करती थी। मैं आपको घटना याद दिलाता हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब मैं फंसा था बाबुल सुप्रियो के साथ, तो मैंने माननीय राज्यपाल जी को फ़ोन किया था और राज्यपाल जी ने ममता बनर्जी से बात करी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने एसएसपी को, कमिश्नर को बोल दिया है, वो वहाँ पहुँचने वाले हैं। बाद में थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन हुआ, क्योंकि मैं फंसा हुआ था और मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे रही थी।
इसलिए फिर से जब मैंने फ़ोन किया, नीचे दबे, ऊपर से भीड़ चल रही थी, नीचे अपन दबे हुए थे, चारों ओर से घिरे हुए थे। तो राज्यपाल जी ने जब उनको फिर से फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वो बिना वाइस चांसलर से पूछे फोर्स अंदर नहीं जा सकती। अब वाइस चांसलर तो खुद हमारे साथ थे, तो बेचारे वाइस चांसलर कहाँ से उनको अनुमति देंगे। यानी कि कुल मिलाकर फुल प्रूफ प्लान था। ऐसी पुलिस जो ममता बनर्जी किसी की जान बचाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, ऐसी पुलिस आज चुनाव आयोग के हाथ में है। चूंकि पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में है, इसलिए अब चुनाव आयोग ने जब पूछा तो पुलिस ने वही रिपोर्ट लगाई जो उसको लगानी चाहिए थी। पुलिस ने कहा कि किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, पूरी सिक्योरिटी चौक चौबंद है और सब कुछ अच्छे से था। तो चुनाव आयोग के जब जवाब दिया तो पुलिस के जवाब में फंस गई। अब बात आती है गृह मंत्रालय की। देश के किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, इन सबकी ही कैटेगरी में मुख्यमंत्री भी आते हैं। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी अगर गड़बड़ हो जाए, कोई मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो जाए, तो केवल राज्य की जिम्मेवारी ही नहीं होती है, उस पर केंद्र को भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि केंद्र की इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस की रिपोर्टें, इंपुट्स होते हैं उनके पास। अब सवाल आया तो ये आया कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, यानी कि मोटा भाई क्या कर रहे थे। मोटा भाई ने सीधा सीधा एक जवाब दिया और उन्होंने कहा जो सिक्योरिटी, एसपीजी की सिक्योरिटी आपके पास थी, वो सिक्योरिटी इनसफिशिएंट है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं, ममता जी के कथनानुसार इस प्रकार की घटनाएं उनके साथ हो रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको Z++ सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब Z++ सिक्योरिटी का मतलब तो बड़ा खतरनाक होता है। Z++ सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एसपीजी कमांडोज 10 उनके चारों ओर अगल बगल रहेंगे और लगभग 50 से 55, 50 से 60, कुछ लोग 55 का आंकड़ा बताते हैं, इतने सेंट्रल फोर्सेस उनके साथ रहेंगे। यानी 60-65 सेंट्रल फोर्सेस उनके पास रहेगी। उनकी अपनी सिक्योरिटी जो स्टेट की है वो तो रहेगी, वो जैसे भी इस्तेमाल करें, लेकिन सेंट्रल की Z++ सिक्योरिटी में ये 65 लोग, 70 लोग उनके चारों ओर रहेंगे। यानी कि ममता बनर्जी अगर कोई गेम खेलना चाहें बंगाल में, तो परमानेंटली उनको केंद्र की सिक्योरिटी के बीच में रहना है। परमानेंटली केंद्र की सिक्योरिटी के बीच में रहना मतलब खाना, सोना और नहाने धोने को छोड़कर वो जो भी, जिससे भी मिलेंगी, जो भी होगा, उस समय उनके पास एक सिक्योरिटी रहेगी। यानी कि वो जो प्लानिंग बनाएंगे उसमें भी सिक्योरिटी सामने रहेगी, वो जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसमें भी सिक्योरिटी सामने रहेगी, और वो जो वहां पर करना चाहती है, जिस प्रकार की भी कैंपेन चलाना चाहती है, सिक्योरिटी उनके साथ रहेगी। अब ऐसी परिस्थिति में ममता बनर्जी जो खेल खेल रही हैं, जो वो खेलने की कोशिश कर रही हैं, हर चुनाव में जिस प्रकार से पोल डंप होता है, और जिस प्रकार से आपने पीछे वाले 2019 के चुनाव में भी देखा होगा कि व्यक्ति को वहां से वीडियो जो वायरल हुए थे उसमें एंट्री तो मारता है, लेकिन वोट कोई और ही डालने जाता है और वो बाहर चला जाता सीधा। ऐसी कई एक बूथिंग पोल्स पर सिक्योरिटी बैठी रहती है, व्यक्ति वोट डालने वाला आता है, अंदर घुसता है, लेकिन वो ईवीएम तक नहीं पहुंचता और वो सीधा गेट पर जाता है। ईवीएम पर बटन कोई दूसरा ही दबा रहा होता है। वो बंगाल का ही प्रकरण था। किसको वोट डाल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ममता बनर्जी अगर कुछ करना चाहेंगी, कुछ खेलना चाहेंगी राज्य के अंदर, तो बहुत बड़ी समस्याएं होने वाली है। मोटा भाई ने तो कह दिया इनको Z++ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब थोड़ी सी वेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा देख ले कि परिस्थितियां क्या है। ममता जी अपने ही जाल में, चक्रव्यूह में इस प्रकार फंसी कि उनको समझ नहीं आया कि वो मोटा भाई से निपटे, यानी कि अमित शाह जी से निपटें, या फिर वो चुनाव आयोग से निपटें, या फिर वो अपनी पुलिस से निपटें। ऊपर से माननीय राज्यपाल जी, जिनके लिए ममता बनर्जी का कहना है कि वो लगातार उनके लिए गड्ढे खोदते रहते हैं, माननीय राज्यपाल जी उनको मिलने भी चले गए अस्पताल में। हॉस्पिटल में राज्यपाल को जाने से मना कर दिया गया, लेकिन राज्यपाल के पास पूरी फोर्सेस होती हैं, राज्यपाल सोल अधिकारी होता है, इसलिए राज्यपाल अंदर बाद में गए। तो ममता बनर्जी को कुछ समझ नहीं आया कि वो किससे निपटे, जनता से निपटे। लोग दंगे कर रहे हैं, पार्टी से लोग छोड़कर जा रहे हैं, और वो पूरी पार्टी में अकेली स्टार कैंपेनर है, क्योंकि वो शासिका की तरह काम करती हैं। वो डेमोक्रेटिक लीडर की तरह काम नहीं करती, वो शासिका की तरह काम करती हैं, यानी कि मनारकी की तरह काम करती हैं, राजतंत्र की तरह। जैसे केजरीवाल, जैसे राहुल गांधी, जैसे अखिलेश यादव, जैसे मायावती, या फिर इस प्रकार के देश में वंशानुगत चलने वाली पार्टियां जो वंश के आधार पर चलती हैं, उनकी तर्ज पर ही ममता बनर्जी चल रही हैं, और इसीलिए वो अपने भतीजे को आगे नया फेस बनाने की कोशिश कर रही है। वो अपने भतीजे को नया फेस बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि वो भी वंशवाद में ही उलझ कर रह गई हैं। मोह तो मोह है, मोह किसी भी स्थिति पर आ सकता है।
अब ममता बनर्जी जब अपने ही जाल में फंसती दिखाई पड़ी तो उन्होंने एक ट्वीट किया और वीडियो और एक मैसेज दिया। मैसेज में उन्होंने कहा कि देखिए मैं ठीक हूं और मैं 2 दिन बाद कैंपेन शुरू कर दूंगी। ऐसी कोई विशेष मेरे को चोट नहीं लगी हुई है, चोट तो आई है पर ऐसी कुछ विशेष नहीं लगी हुई है। और अब उन्होंने एक बार भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि बीजेपी ने हमला कर दिया, कि किसी विरोधी ने हमला कर दिया, कि किसी और ने हमला कर दिया। कारण साफ है कि मोटा भाई की अगर Z++ उनके पास आ गई तो वो और ज़्यादा संकट में पड़ने वाली हैं। और कहीं चुनाव आयोग ने और संज्ञान ले लिया और चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, कैंडिडेट की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए ममता बनर्जी अब खुले कैंपेन नहीं कर सकती, या रोड शो नहीं कर सकती, या रोड पर नहीं जा सकती, या फिर लोगों के बीच में एवे नहीं जा सकती, केवल मंचों पर जाकर भाषण दे सकती हैं। तो ममता बनर्जी के चुनाव कैंपेन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ममता बनर्जी अपने ही चक्कर में फंस कर अपने ही चुनाव को गुड़गोबर करने वाली है। अब मैंने कल कहा था कि जब कोई षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रचता है, सफल हो जाए तो कुछ लाभ मिलता है, लेकिन अगर विफल हो जाए तो सर्वस्व नुकसान होता है। ममता बनर्जी ने ये जो षड्यंत्र रचा, इस षड्यंत्र का जो उन्होंने पटाक्षेप किया, जिस प्रकार से उन्होंने उस षड्यंत्र को प्रोपोगेट किया, और उस षड्यंत्र में बीजेपी को, यानी कि जो मुख्य अपोजिट पार्टी है जो वहां पर चुनाव लड़ रही है, उसको फंसाने की कोशिश की, उन सभी मामलों से ममता बनर्जी खुद बहुत भयंकर फंस गई। और अब पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को पता लग गया कि नाउ शी इज ए ग्रेट नौटंकी राइट नाउ इन इलेक्शन। चुनाव में वो एक बड़ी नौटंकी कर रहे हैं। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात देखोगे तो ममता बनर्जी को इस समय Z++ सिक्योरिटी की आवश्यकता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे चुनाव आयोग की दृष्टि से, तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी कैंडिडेट की सुरक्षा प्रथम हो और उनको सुरक्षित किया जाए। और चुनाव आयोग को संज्ञान भी लेना चाहिए कि अगर गलत तरीके से बयानबाजी की जा रही है तो क्यों ना उनको कैंपेन करने से रोक दिया जाए, क्यों ना उनको उनके चुनाव में केवल चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए, और बहुत सारी जो भी गतिविधि वो करें उसकी अनुमति लेने के पश्चात ही गतिविधि करें। ये सारी चीजें संभव हैं, किंतु भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए भारत में इस तरह के हार्ड स्टेप नहीं लिए जाते। अगर यही बात कहीं अमेरिका में हुई होती तो 100% इस प्रकार के एक्शन ले लिए गए होते। जैसे एक्शंस की संभावनाओं की वजह से ममता बनर्जी बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और भागम भाग चल दी कि कहीं ऐसा ना हो कि मोटा भाई उनके पीछे पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग उनके पीछे पड़ जाए और कल को उनको जवाब देना मुश्किल हो जाए और प्रदेश में चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाए। हार तो वो रही ही हैं, ऐसा लगता है कि वो हार रही हैं, लेकिन हार के लिए वो क्या क्या प्रोपोगेट करें, हार को पहले से कलम बंद करने के लिए क्या ये प्रोपेगेंडा किया गया है कि वो हार जाएंगी अगर, तो फिर ये कहेंगे कि मेरे ऊपर एक्सीडेंट करवाया गया, चुनाव गलत तरीके से लड़ा गया, मुझे कैंपेन करने से रोक दिया गया, और ब्ला 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 बहुत सारी चीजें वो कह सकती हैं। इसलिए मोटा भाई पहले से एडवांस एक्शन लेते हुए उन्होंने Z++ सिक्योरिटी के लिए ममता बनर्जी को ऑफर दे डाला और ये कहा है कि चुनाव के प्राइमरी जांच के बाद अगर आवश्यकता लगती है तो Z++ सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी। मोटा भाई को सलूट। झूठे को घर तक कैसे छोड़कर आना है ये मोटा भाई अच्छे से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।